हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशाएं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुनील कुमार धनवंता की। जी हाँ, सुनील कुमार धनवंता जी के बारे में बात करेंगे। और इन्होंने ये टेस्ट सीरीज लिखी है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज लिखी है विजन आईएएस की। ठीक है, हिंदी मीडियम से थे इनका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम से थे। और इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इनका जनरल स्टडी का पेपर है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जीएस पेपर को लिखा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये मार्किंग है, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 10-10 नंबर का है। ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन एक मिनट, पहला क्वेश्चन है उसका ए, पहले क्वेश्चन का बी, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन उसका ए और बी, तीसरा क्वेश्चन ए और बी। इस प्रकार से यहाँ पर मार्किंग की गई है। ठीक है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है और इस क्वेश्चंस को इन्होंने किस प्रकार से डिजाइन किया है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक मिनट में बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चंस कह रहा है कि वैश्वीकरण और नागरिकों एवं विदेशियों के अधिकारों के व्यापक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से विचार करते हुए एक वैश्विक परिघटना के रूप में हालिया शरणार्थी संकट और प्रवासन में समाविष्ट नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन का इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है कि हाल ही में म्यांमार में, यानी कि एक यहाँ पर बीती घटना के बारे में बात की गई, इस जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप एक बात सीख सकते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस में अगर उससे रिलेटेड कोई करेंट अफेयर, यानी कि कोई करेंट में कोई घटना हुई है, अगर वो आ रही है तो उस घटना को चर्चा में करते हुए तब अगर आप क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि हाल ही में म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों पर भारी हिंसा के कारण लाखों रोहिंग्या बेघर हो गए। ठीक है, म्यांमार में रोहिंग्या रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यांमार में रोहिंग्या रहते हैं और उन पर क्या हुआ, भीषण हिंसा हुई, अत्याचार हुआ और जिसके कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने अपना क्वेश्चन शुरुआत किया है। अब आगे हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग दी है और वो हेडिंग है कि शरणार्थी संकट एवं अप्रवासन में शामिल नैतिक मुद्दे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, इन्होंने लिखा है और वो है कि शरणार्थियों को अति निम्न दशाओं में अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता है और उनको भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी तथा यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। मानव द्वारा मानव के खिलाफ ऐसा कृत्य मानवता के खिलाफ और अनैतिक है। यहाँ पर इन्होंने कहा गया है कि जो शरणार्थी हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता है। और ये अत्याचार किस प्रकार का होता है? ये होता है जैसे गरीबी वाला अत्याचार है। ठीक है, अरे यार, उनके साथ भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, यौन शोषण भी इनके साथ होता है। इस प्रकार की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि मानव के द्वारा, क्योंकि रोहिंग्या भी एक मानव है। ठीक है, और इसके साथ जो अन्य लोग जो इन पर अत्याचार कर रहे हैं वो भी एक मानव है। तो यहाँ पर कहा गया कि मानव द्वारा मानव के खिलाफ या मानव पर किया गया ऐसा कृत्य, यानी कि शोषण, मानवता के खिलाफ एक अनैतिक कार्य है। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा गया है, दूसरे पॉइंट में लिखा है कि किसी को अपने मूल निवास स्थान से बेदखल करना समाज में मानव के
प्रति व्याप्त असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है, जो मानवता के स्तर के गिरावट का संकेतक है। ठीक है, इन्होंने पॉइंट में लिखा है हर क्वेश्चंस के हर एक जो डिजाइन किया है इन्होंने पॉइंट में लिखा है। ठीक है, पहले मेन है, पहले तो इन्होंने करंट अफेयर से क्वेश्चंस को कनेक्ट किया, इसके बाद एक हेडिंग दी है और इसके बाद इन्होंने पॉइंट में लिखा है। ठीक है, आगे यहाँ पर कहा गया है कि शरणार्थियों को भोजन रोजगार मतदान इत्यादि संबंधी कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। मतलब जो शरणार्थी हैं, जिन्होंने जो लोग अपना घर छोड़ के आ गए हैं, उनको न तो भोजन दिया जाता है, न रोजगार दिया जाता है और ना ही उन्हें मतदान करने का अधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद नहीं दिया जाता है। फिर आगे कहा गया है कि उनको नैतिक मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाता है। जिस प्रकार ये नैतिक मूलभूत सुविधा होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, यानी कि बेसिक नीड्स जो होती हैं एक ज़िंदगी को फुलफिल या लिव करने के लिए, उस प्रकार की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार शरणार्थियों को अनेक कारकों के फलस्वरूप अपने जीवन के समक्ष संकट का सामना करना पड़ता है, जो कि समाज के समक्ष एक व्यापक नैतिक चुनौती प्रस्तुत करता है। ठीक है, बस इतना ही इन्होंने लिखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको नंबर कितने मिले हैं। ये दोस्तों ये कॉपी चेक नहीं हुई है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबर नहीं दिख रहे हैं। खैर जो भी है, लेकिन अच्छा लिखा है इन्होंने। ठीक, आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले का जो बी है वो किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर अब देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार। अब यहाँ क्वेश्चन भ्रष्टाचार से रिलेटेड है और वो ये है कि भ्रष्टाचार न केवल भारत में सरकार की कार्यप्रणाली अपितु कारोबार एवं कॉरपोरेट गतिविधियों को भी विकृत करता है। व्याख्या करते हुए चर्चा कीजिए कि राज्य निजी क्षेत्र में नैतिकता की कमी से किस प्रकार प्रभावी रूप से निपट सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बात की गई है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन को किस प्रकार से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं आगे, मतलब इन्होंने क्वेश्चंस को जो शुरुआत की है वो इस प्रकार से की है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार भ्रष्टाचार अंतःकरण पर आधार होता है। भ्रष्टाचार से सरकार के साथ साथ कारोबार भी प्रभावित होता है। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखो पहले इन्होंने क्वेश्चंस को करंट अफेयर से कनेक्ट किया था, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस क्वेश्चंस को इन्होंने एक जो अब्दुल कलाम जी हैं इनकी कोट के साथ, यानी कि इन्होंने कुछ एक कोट लिखा है उसके साथ क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चंस को अगर शुरू करना है, किसी क्वेश्चंस को शुरू करना है तो पहला तो उसे करंट अफेयर से कनेक्ट करने की कोशिश करें और इसके साथ क्वेश्चंस को दूसरे पायदान पे देखें। तो क्वेश्चंस को शुरुआत करने से पहले अगर क्वेश्चन से रिलेटेड किसी बड़े व्यक्ति ने इस प्रकार की शब्द बोले हैं तो उनके कोट के साथ उस क्वेश्चंस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे क्वेश्चंस लिखा गया है। इससे सरकार में अपारदर्शिता तथा अकुशलता का समावेश होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अनेक कारोबारी सौदों को अयोग्य व्यापारियों को दिए जाने पर योग्य कारोबारी हतोत्साहित होते हैं, जिससे देश में निजी एवं विदेशी निवेश में कमी आती है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एक और चीज़ आप समझ सकते हैं, पहले क्वेश्चन में इन्होंने 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर डाले थे, इसके साथ हेडिंग भी डाली थी। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चंस को इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से चेंज किया है कि इन्होंने न तो कोई हेडिंग दी है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे न तो कोई हेडिंग दी है, ठीक है, और एक सिंपल सा एक तीर बना दिया है, और तीर के साथ पॉइंट दिए हैं और लिखा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चंस को पहले वाले क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप में क्वेश्चंस को डिजाइन करना है। अगर हमने पहले क्वेश्चंस में हेडिंग दी है और नंबरिंग की है और इसके बाद जब हम दूसरा क्वेश्चंस को डिजाइन कर रहे हैं तो
यहाँ पे हम बिना हेडिंग के लिखेंगे और ऐसे करके तीर बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम अगले क्वेश्चंस में लिखें, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, तो हम इस प्रकार से स्टार भी बना सकते हैं या फिर कुछ और इसी प्रकार का सिंबल बना के आगे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर कहा गया है कि भ्रष्टाचार के फलस्वरूप हुए सौदों के फलस्वरूप निम्न गुणवत्ता युक्त परिसंपत्ति का सृजन होता है, जो कि व्यापक सार्वजनिक हित में नहीं होता है। फिर यहाँ पर लिखा गया है, आगे क्या लिखा है कि निजी क्षेत्र में नैतिकता की कमी से निपटे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से हेडिंग डिजाइन की है। ठीक है, तो इन्होंने हेडिंग में लिखा है कि निजी क्षेत्र में नैतिकता की कमी से निपटने के उपाय। ठीक है, और फिर इन्होंने नंबरिंग की है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने पहले हेडिंग नहीं दी है और बाद में हेडिंग दी है और इसके साथ बाद में नंबरिंग की है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हर क्वेश्चंस के जो डिजाइन करना है थोड़ा सा अलग करना है, पहले से थोड़ा सा अलग करना है। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हेडिंग दी है, उसके बाद नंबरिंग दी है, तो जब दूसरा क्वेश्चन लिखे तो दूसरे वाले क्वेश्चंस में आप सीधे लिख सकते हैं और बिना नंबरिंग के लिख सकते हैं और बाद में आप हेडिंग दे के फिर नंबर दे सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने डिजाइन किया है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कॉरपोरेट अभिशासन को, पर ये शायद कटा हुआ है, अभिशासन को सभी निजी संगठनों में लागू करने का प्रयास करना, ताकि वे कार्य कुशल एवं पारदर्शी बन सकें। ठीक है, फिर आगे यहाँ दूसरा नंबर कह रहा है, और दूसरा नंबर यहाँ पर कह रहा है कि समय समय पर उनका ऑडिट करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। फिर तीसरा नंबर कह रहा है कि निजी क्षेत्र के साथ सौदा करते समय सत्यनिष्ठा समझौते, इंटीग्रिटी पैक्ट। देखो यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, अभी मैं बताता हूँ। समझौता, सत्यनिष्ठ समझौते की प्राथमिकता देना। और ये एक चीज़ दिख रही है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से हैं, तो वहाँ पे किसी भी जो हिंदी का वर्ड है उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वहाँ उसका कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ थोड़ी सी कटिंग की है। फिर आगे लिखा है समाज में भी व्यापक नैतिक और जागरूकता के माध्यम से भी इस समस्या से निपटा जा सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के लोग भी तो समाज से ही आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। बस इतना ही लिखा है और ज़्यादा नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का और ए है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि नैतिक विचारकों, दार्शनिकों के 2 उद्धरण दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक के लिए स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान समय संदर्भ में आपके लिए इनका क्या महत्व है। मौन तब कायरता बन जाता है जब स्थिति की मांग पूरा सच बता देने और उसी अनुसार कार्य देने की होती है। महात्मा गांधी का कथन है, इसको आपको डिजाइन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि यह कथन सत्य को उजागर करने से संबंधित है। यह जो कथन है महात्मा गांधी का, ये जो कथन है वह सत्य को उजागर करने से संबंधित है, ताकि दीर्घकालिक हित को साधा जा सके। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कथन के बारे में कि कथन किस विषय पर आधारित है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई परिस्थिति लोगों के हित के लिए सत्य को बाहर निकलने की मांग करती है तथा व्यक्ति उस परिस्थिति में मौन रहता है, तो वह कायरता का परिचय देता है। अब इन्होंने यहाँ पर हेडिंग दी है। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि अब इन्होंने यहाँ पर हेडिंग दी है और हेडिंग लिखी है इन्होंने, वो है कि वर्तमान में महत्व। एक और चीज़ आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि जब भी हम आंसर लिखें तो पहले हम आंसर लिखते थे कि दिस इज आंसर। ठीक है ना, तो अब आपको यह नहीं लिखना है कि ये आंसर है, बस आपको जस्ट शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये जो अंतर है वो
आप ध्यान से देख सकते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया कि जब कोई परिवर्तन लोगों के हित के लिए सत्य को बाहर निकालने की मांग करती है तथा व्यक्ति उस परिस्थिति में यौन रहता है तो वह कायरता का परिचय देता है। ठीक है। और आगे यहाँ लिखा गया कि वर्तमान में क्या महत्व है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अनेक बार राजनेता लोग अनेक भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं तथा जनता व समाज को व्यापक नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु जब किसी प्रशासनिक अधिकारी को उसके खिलाफ बयान देने के लिए कहा जाता है तो अपनी नौकरी के बचाने के लिए वह व्यापक जनहित की अपेक्षा कर देता है। यहाँ पर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिया गया कि कोई नेता अगर कुछ गलत करा रहा है किसी अधिकारी से, और नेता जो है वो अधिकारी को धमकी दे देता है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी से हटवा दूंगा। तो प्रैक्टिकली लाइफ में जो अधिकारी होता है वह नौकरी बचाने के लिए व्यापक जनहित की अपेक्षा, मतलब जनहित के बारे में न सोच के वह अपने पर्सनल नौकरी के बारे में सोचता है और वो गलत कदम उठा देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को इस कथन का पालन करते हुए व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सच बोलने का साहस करना चाहिए। आगे कह रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए और सच बोलने का साहस होना चाहिए उनमें। ठीक है। फिर अगला यहाँ पर पॉइंट है, और अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि इसी के साथ कोई व्यक्ति जब खुलेआम किसी का किसी का कत्ल होते देखता है परंतु कोर्ट में वह बयान नहीं दे पाता है, तो इसलिए व्यक्ति को कायरता त्याग कर मृतक के हितों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के सामने किसी व्यक्ति की हत्या हो रही है, ठीक है, उसने आंखों देखी है, लेकिन जब उसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाता है तो वह मना कर देता है। तो इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना। तो बस इतना ही लिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बी के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि हमें न केवल अन्य लोगों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए अपितु उन्हें सकारात्मक रूप से स्वीकार भी करना चाहिए। ये विवेकानंद का कोट है। तो इस कोट को यहाँ पर डिजाइन करना है। देखो, क्वेश्चन जब हिंदी में आए ना, उसको एक बार आपको इंग्लिश में भी पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि कई बार हिंदी में बहुत ज़्यादा कठिन शब्द आ जाते हैं तो उनको इंग्लिश में पढ़ के एक ईजिली समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि वी मस्ट नॉट ओनली टोलरेट अदर्स। ठीक है। फिर आगे लिखा है बट पॉजिटिवली एम्ब्रेस देम, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत की गई है कि यह भारत की सहिष्णुता की संस्कृति का परिचायक कथन है। फिर आगे कहा है कि यहाँ पर सदियों लिखा है। ठीक है। जहाँ पर सदियों से समाज के अनेक विचारों को फलने और फूलने की स्वतंत्रता प्रदान की है। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया है, और ये लिखा गया, एक छोटी सी हेडिंग दिया महत्व। ठीक है। महत्व के बाद यहाँ पे इन्होंने सीधे ये तीर बनाया है, और तीर बनाने के बाद लिखा है कि वर्तमान में अनेक बार देखा जा रहा है कि सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों तथा आरटीआई अभिव्यक्तियों की हत्या कर दी जाती है, जो असहिष्णुता के माहौल को प्रदर्शित करता है तथा अतः इस परिदृश्य में सुधार करने के लिए नेताओं को सहिष्णु का पालन करना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई ईमानदार पत्रकार है, ठीक है, और वो किसी भ्रष्ट नेता के बारे में लिखता है तो उस ईमानदार पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। इसके साथ यहाँ पर एक और बात कही गई है, और वो यहाँ पर है कि अतः इस परिदृश्य में नहीं है, हाँ ये रहा, आरटीआई अभिव्यक्तियों की हत्या भी कर दी जाती है। आरटीआई अभिव्यक्ति मतलब ये होता है ना, आरटीआई एक्ट, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है। गवर्नमेंट से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो किसी ने इन्फॉर्मेशन ली है तो उस व्यक्ति की ही हत्या कर दी
जाती है, जिससे कि गवर्नमेंट का जो घोटाला किया है उसका खुलासा ना हो पाए। ठीक है, आगे यहाँ पर कहा गया है कि इस खास धर्म के लोग दूसरे किसी विशेष धर्म के लोगों के खान पान पर टिप्पणी करते हैं तथा कई बार मॉब लिंचिंग के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए हमारे समाज को दूसरों की संस्कृति, खान पान, बोली इत्यादि के बारे में सहिष्णु होना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे यहाँ पर कहा गया है कि अनेक स्थानों पर समलैंगिकों पर हमले होने की घटना सामने आती रहती है, जो उनके विचारों के प्रति असहिष्णुता को दर्शाता है। और आगे कहा गया है कि इसलिए इस कथन का महत्व यहाँ भी बढ़ जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, और एक ये व्यक्ति है, दोनों की संस्कृति और खान पान अलग है। ये वाला जो व्यक्ति है और इस वाले व्यक्ति की बुराई करता है, ये कैसा खाता है, कैसा पहनता है, और ये वाला इस व्यक्ति की बुराई करता है, तो आपस में झगड़ा होता है और एक दूसरे की कई बार हत्या भी कर दी जाती है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की और कई सारी वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना, आप इस प्रकार से पॉज करके देख सकते हैं। और ये अगर आप PDF चाहिए आपको तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर आप चाहें तो इस PDF को विजन IAS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है, तो वहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार।